हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसा है मेरा बच्चा पार्टी? आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, बड़ी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 4 में हम बात करेंगे रियल काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व्ड इन सर्कुलर मोशन। और आज के लेक्चर के बाद जो भी हम लोगों को बेसिक डाउट्स रहता है ना कि कहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगने वाला है, कहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगने वाला है, क्या मैग्नीट्यूड होने वाला है, कौन स्पीड को इंक्रीज करेगा, कौन स्पीड को डिक्रीज करेगा, सब क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो नीड नॉट वरी अबाउट दैट, जस्ट फोकस एंड कीप वॉचिंग वीडियोस। लेकिन बिफोर दैट आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा स्मॉल रिकैप कर लेते हैं जितने भी लेक्चर्स हम लोगों ने अभी तक रिवाइज किया है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और उसके लिए रिकैपिचुलेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने कुछ लीनियर पैरामीटर्स और एंगुलर पैरामीटर्स के बारे में बात करी है। लीनियर पैरामीटर्स हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, एंगुलर पैरामीटर्स हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ने वाले हैं। वहां पर हम बात करते थे एक्स वी ए की, यहाँ पर हम बात करेंगे थीटा, ओमेगा एंड अल्फा। अल्फा इज व्हाट? एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर हम लोगों ने इनका रिलेशन भी देखा था, है ना बच्चों। फिर हम लोगों ने बोला क्या जो ये एंगुलर पैरामीटर्स है थीटा, ओमेगा, अल्फा, ये क्या केवल और केवल सर्कुलर मोशन के लिए एसोसिएटेड होते हैं? आंसर है नहीं, वो किसी भी मोशन के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वर। और उससे रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए थे। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि ओमेगा एवरेज भी होता है, ओमेगा इंस्टेंटेनियस भी होता है। तो ये वही कॉन्सेप्ट आ गया था कि हमारे पास इंटरवल फाइनाइट है या इनफाइनाइटेसिमल है। अगर फाइनाइट होगा तो एवरेज डिफाइन कर देंगे, इनफाइनाइटेसिमल होगा तो इंस्टेंटेनियस डिफाइन कर देंगे। उसके लिए हमें ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। याद है? पक्का? चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि ओमेगा इंस्टेंटेनियस का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था डी थीटा बाई डी टी। और डी थीटा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर हम लोगों ने एक और रिलेशन देखा था कि एंगुलर पैरामीटर और लीनियर पैरामीटर में एक रिलेशन देखा था। और रिलेशन सिंपली याद नहीं करना था, हम लोगों ने उसको समझा तो और उसके बेस पे हम लोगों ने हर एक टाइप के न्यूमेरिकल किए थे। ऑब्जर्वर रेस्ट पे था, पार्टिकल चल रहा था, या ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था, या दोनों ही चल रहे थे। और दोनों ही चल रहे थे तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने देखा था। वहां से हम लोगों ने ओमेगा कैलकुलेट किया था, है ना। फिर हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी ओमेगा कैलकुलेट किया था। तो हमें फॉर्मूला क्या याद रखना था बच्चों कि ओमेगा इज नथिंग बट वी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय आर। आर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल। चलिए, फिर हम लोगों ने बात करी थी जो ये थीटा और ओमेगा होते हैं ना, दीज आर एक्सियल वेक्टर। और एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? जिस भी डायरेक्शन में आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपको सिंपली अपनी जो राइट हैंड की फिंगर्स है ना, इनको कर्ल करना है इन द सेंस ऑफ रोटेशन। थंब विल गिव्स यू द डायरेक्शन। जैसे कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम फिंगर्स को घुमाओ, अंगूठा गाएं इस बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर, प्लेन के बाहर, तो उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था बेटा डॉट से। डॉट रिप्रेजेंट आउटसाइड द प्लेन। और अगर ये क्लॉकवाइज हो रहा होता तो इनसाइड द प्लेन। इसके लिए आपको अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना पड़ेगा इन द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ पार्टिकल। चलिए, अब अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा होगा तो अंदर, और अंदर की रोटेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? क्रॉस से। सिंपली बस कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड इन द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल। थंब विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ थीटा, ओमेगा एंड अल्फा। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। चलिए, फिर हम लोगों ने देखा कि अगर ओमेगा ना गिवन हो, हमें आरपीएम, आरपीएस मिल जाए तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट। एक चक्कर मतलब वो कितने चक्कर लगाता है 1 मिनट में, दैट्स इट। अब हमें ये पता है एक कंप्लीट रोटेशन में वो कितना घूमेगा? 2 पाई। तो 2 में कितने घूमेगा? 4 पाई। तो n में कितने घूमेगा? 2 पाई इंटू एन। तो हमने बोला कि अगर अभी आरपीएम गिवन है, आरपीएस गिवन है, तो हमें उसको एक n से रिप्रेजेंट कर दिया। ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई इंटू एन। अच्छा, 60 से कब डिवाइड करेंगे? अगर मिनट में गिवन है तो, सेकंड्स में गिवन है तो
फिर तो हम उसी वाले 1 सेकेंड है तो 1 से ही डिवाइड करेंगे, दैट्स इट। फिर हम लोगों ने यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला निकाला कि एक कंप्लीट रोटेशन के टाइम पीरियड को हम लोगों ने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दिया, और एक कंप्लीट चक्कर लगाने में वो कितना घूमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी। यहाँ से टाइम पीरियड भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, जिससे रिलेटेड आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिया था। आई होप वो न्यूमेरिकल आप लोगों ने कर लिया होगा। परफेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं अल्फा। अल्फा इज नथिंग बट एंगुलर एक्सेलेरेशन। बच्चों ये वैसा ही काम कर रहा है जैसे वहां पर हमारे पास लीनियर एक्सेलेरेशन हुआ करता था। रिप्रेजेंटेशन अल्फा हो गया, सेम वही। वहां पर अल्फा क्या होता था बच्चों, अल्फा होता था चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेरी गुड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर ए होता था चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यहां पर अल्फा क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। वहां पर ए क्या होता था बच्चों, ए होता था सर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो यहां पर अल्फा क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। रिप्रेजेंटेशन देखिए, अल्फा की वैल्यू, अल्फा एवरेज इफ फाइनाइट इंटरवल इज गिवन टू यू, तो अल्फा एवरेज इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस इफ डेल्टा टी अप्रोच टेंड्स टू 0, तो वहां पर हम डी ओमेगा बाय डी टी रिप्रेजेंट करने वाले हैं सिंपली। फिर हम लोगों ने कल कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे थे कि ओमेगा की डायरेक्शन, अल्फा की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, वो डिपेंड करेगा ओमेगा बढ़ रहा है या घट रहा है। लेकिन ओमेगा खुद किस पे डिपेंड करता है, ओमेगा डिपेंड करता है वी पर। देखिए ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो वी की स्पीड यानी स्पीड हमारे पास, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बढ़ रहा होगा तो ओमेगा भी बढ़ रहा होगा, ओमेगा बढ़ रहा होगा तो अल्फा किधर होगा, यानी एंगुलर एक्सेलेरेशन की क्या डायरेक्शन होने वाली है। बच्चों सिंपली कॉन्सेप्ट यही है कि एक्सेलेरेशन स्पीड को बढ़ाएगा अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, कम करेगा अगर वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो सेम केस हम लोग ओमेगा के साथ भी लेके चलेंगे। अगर ओमेगा इंक्रीज कर रहा है तो अल्फा एंड ओमेगा दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। सिंपली जो अभी तक पढ़ा था वही है। अगर ओमेगा इंक्रीज कर रहा है यानी स्पीड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, तो ओमेगा और अल्फा दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। और उल्टा क्या हो जाएगा, अगर स्पीड घट रही है, ओमेगा कम हो रहा है, तो ओमेगा एंड अल्फा दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल हमने इसी क्वेश्चन में बोला कि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है यानी v बढ़ रहा है, v बढ़ेगा तो ओमेगा भी बढ़ेगा, और ओमेगा बढ़ेगा तो बोला गया एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में। अब सिंपली क्या करो, सबसे पहले ओमेगा की डायरेक्शन निकालिए। तो ओमेगा तो हमें समझ में आ गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाहर, तो ओमेगा कहां पर है बच्चों, बाहर। तो स्पीड बढ़ रही है, ओमेगा भी बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन भी बताइए किधर होनी चाहिए, बाहर। तो अल्फा भी किधर है, बाहर। सिंपली दैट्स इट। अब बोलो सेंस ऑफ रोटेशन यही है, कह रहे हैं कि स्पीड घट रही है, स्पीड घट रही है मतलब डिक्रीज हो रही है यानी ओमेगा कम हो रहा है। ओमेगा कम कौन करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब वो क्या होगा, अब ओमेगा तो अभी भी बाहर है, तो एक्सेलरेशन इस केस में किधर हो जाएगी सर, एक्सेलरेशन हो जाएगी इस केस में अंदर, दैट्स इट। तो ये पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे कि अगर ओमेगा इंक्रीज कर रहा है तो अल्फा एंड ओमेगा आर इन द सेम डायरेक्शन, और अगर ओमेगा डिक्रीज कर रहा है तो अल्फा एंड ओमेगा आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन, कल एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा था, ध्यान से सुनना ये वाला, कि इन अ सर्कुलर मोशन अल्फा मस्ट बी प्रेजेंट और इन अ सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन, ए रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट। तो इसमें से विच वन इज ट्रू, विच वन इज फॉल्स। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये फॉल्स है और ये ट्रू है ना। और आज इसके बारे में हम बेसिक एनालिसिस पढ़ने वाले, जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, वो हम पढ़ने वाले काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है ना। अब क्यों ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है अल्फा प्रेजेंट हो, क्योंकि अल्फा के कारण क्या हो रहा है, ओमेगा कम ज्यादा हो रहा है। ओमेगा कम ज्यादा होने का मतलब क्या है, v यानी स्पीड कम ज्यादा हो रही है। तो हमने तो स्टार्टिंग में ही पढ़ा था बच्चों कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने क्या बोला था
कि स्पीड चेंज नहीं होगी। स्पीड चेंज नहीं होगी तो ओमेगा नहीं होगा चेंज। अगर ओमेगा चेंज नहीं हुआ तो डेल्टा ओमेगा क्या हो जाएगा, 0। यानी एंगुलर एक्सेलेरेशन यूसीएम में तो नहीं होगा, बट वो फिर भी सर्कुलर मोशन तो करेगा, है ना। तो इन सर्कुलर मोशन अल्फा मस्ट बी प्रेजेंट, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे तो अल्फा की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे तो वहां अल्फा कांस्टेंट भी हो सकता है और वहां अल्फा वेरिएबल भी हो सकता है, बट अल्फा होगा वहां। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे हैं रियल काइनेमेटिक्स इन सर्कुलर मोशन, और ये लेक्चर पूरा फीलिंग वाला लेक्चर है बच्चों। अगर बहुत अच्छे से बेसिक आप पकड़ पाए तो ना तो कभी डर लगेगा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन में, ना कभी डर लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन में, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को यही इशू रहता है। वो कहीं टेंजेंशियल को लगा देते हैं, कहीं सेंट्रीपिटल को लगा देते हैं, फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाती है और जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं बिफोर स्टार्टिंग रियल काइनेमेटिक्स इन सर्कुलर मोशन एकदम मन बना लीजिए कि आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हो। चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए बिफोर स्टार्टिंग रियल काइनेमेटिक्स एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है बच्चों जो अभी तक पढ़ा है हम लोगों ने। वहां पर हम लोग क्या करते थे, इफ ए इज कांस्टेंट, यहां पर बोलेंगे इफ अल्फा इज कांस्टेंट, तो हम लोग ये तीनों रिलेशन भी यूज कर सकते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, है ना। सेम, बस आपको क्या करना है, v को रिप्लेस कर देना है ओमेगा फाइनल से, u को रिप्लेस कर देना है ओमेगा इनिशियल से, s को रिप्लेस कर देना है थीटा से और a को रिप्लेस कर देना है अल्फा से। दैट्स इट, वही कन्वर्जन आपके पास आ जाएगी। अब यहां से रिलेटेड बड़े बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला एक ना पंखा मूव कर रहा था विद 100 आरपीएम, ठीक है, वो 100 आरपीएम से मूव कर रहा था। अब ये 100 आरपीएम का मतलब क्या हो गया, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे दी है उन्होंने, बिना बोले उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बता दी है आप लोगों को। अब यही छोटी छोटी चीजें पकड़नी होती है हमें कि a फाइन इज रिवॉल्विंग एट अ स्पीड ऑफ 100 आरपीएम। फिर जैसे ही हमने उसको स्विच ऑफ किया ना, वो 7.5 चक्कर में, रोटेशन में 7.5 चक्कर में रुक गया है। अब रुक गया है तो इसका मतलब क्या है कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई होगी। सर ध्यान से सुनना, है ना। बोला गया फाइंड अल्फा, हमें अल्फा कैलकुलेट करना है। अब देखिए क्या क्या गिवन है बच्चों, हमें गिवन है कि वो 100 आरपीएम से मूव कर रहा था, फिर हमने स्विच ऑफ कर दिया, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 होने वाली है, एंगुलर वेलोसिटी। और कितने चक्कर के बाद वो रुका 7.5 चक्कर के बाद। अच्छा, ये 7.5 चक्कर का मतलब क्या है सर, हमें थीटा पता लग गया। थीटा क्या होता है सर, एक चक्कर में वो 2 पाई घूमता है, तो 7.5 चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो थीटा भी हमें पता लग गया। तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई इंटू 7.5। देखो इसलिए कह रहा हूं, बस आपको अगर पैरामीटर्स पता लग गए ना, एनालाइज करना आ गया कि हाँ ये चीजें गिवन है, फिर तो हमें यही तो निकालना है। अब देखिए अल्फा हमसे पूछा गया है बच्चों। चलिए ये 100 आरपीएम, अब देखिए उन्होंने इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी नहीं गिवन है, बट आरपीएम दे दिया, तो हमें आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आरपीएम का फॉर्मूला डायरेक्ट रखिए, तो ओमेगा इनिशियल कितना बन गया बच्चों, 2 पाई n 2 पाई इंटू 100, मिनट्स में गिवन है बच्चों, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो तो डिवाइडेड बाय 60। इसने 0023 यानी 10 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड लीजिए। अब रुक गया है, रुकेगा तो एंगुलर वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाएगी बच्चों, 0। हमें अल्फा कैलकुलेट करना है, और क्या गिवन है हमें, थीटा। थीटा कैसे पता लगा, 7.5 चक्कर में रुका है, तो आगे कितना बच्चों, थीटा की वैल्यू आ गई 15 पाई। चलिए अब देखिए कौन सा इक्वेशन यूज करें, ये वाला, जल्दी बताइए। थर्ड वाला, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, यही तो कैलकुलेट करना है। तो बड़ी बात क्या है रे इसमें, तो देखिए 0 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, चलो माइनस इधर ही लिख लेते हैं, माइनस ओमेगा इनिशियल कितना बच्चों, ओमेगा इनिशियल आया 10 पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा हमें निकालना है बच्चों, और थीटा कितना आया बच्चों 15 पाई। यहां से हमारे पास अल्फा निकल के आ जाएगा। बताइए, मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ के ना आपको बस ये देखना है कि क्या क्या पैरामीटर्स आपको गिवन है, बिल्कुल बेसिक है।
आरपीएम आपको पता लग गया, आरपीएस आपको पता लग गया, कितने चक्कर में रुकने वाला है, यानी वहां से थीटा कैलकुलेट करेंगे। दीज आर दी आपको इक्वेशंस गिवन है। अल्फा कांस्टेंट होगा तो हम लोग ये यूज करेंगे, अगर अल्फा वेरी कर गया तो हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। दैट्स इट। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, फैन इज रिवॉल्विंग, उसका अल्फा हमें दे दिया है 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी दे दी है हम लोगों को, एंगुलर वेलोसिटी बच्चों, और बोला गया कि इस ब्लेड पे ना 2 मीटर की लेंथ है और यहाँ पर एक पार्टिकल है ए। हमसे बोला गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर 3 सेकेंड। अब देखिए वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, लीनियर वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। हमें क्या क्या गिवन है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमें एक्सेलरेशन पता है, हमें ये रेडियस पता है। तो इनिशियल मतलब लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, लीनियर वेलोसिटी तो हमारे पास होती है v दिस इज इक्वल्स टू r ओमेगा। ध्यान से सुनना बच्चों, v दिस इज इक्वल्स टू r ओमेगा। तो क्यों ना मैं r इंटू ओमेगा करके आंसर निकाल दूं क्या, r इंटू ओमेगा यानी 2 इंटू 2 4 मीटर पर सेकेंड। क्या ये आंसर ठीक हो जाएगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि सर अल्फा गिवन है। हाँ अगर वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता तो मैं डायरेक्ट आंसर यूज कर सकता था, लेकिन सर जो कि वो अल्फा यानी एक्सेलरेटेड है ना, तो मैं डायरेक्ट यूज नहीं करूंगा। और बट अल्फा कांस्टेंट है बच्चों, अल्फा कांस्टेंट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि 3 सेकंड के बाद उसका फाइनल ओमेगा कितना है, फाइनल WF कैलकुलेट करना पड़ेगा। WF कैलकुलेट कैसे करूं जल्दी बताइए, ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो अगर मुझे W फाइनल वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स पता लग जाएगा, उसको मैं यहां पर पुट कर दूंगा, मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी आफ्टर 2 सेकेंड 3 सेकेंड वट एवर जो भी टाइम पूछा गया है। तो 3 सेकेंड कर लेते हैं, लीजिए ठीक है ना। अब देखिए W फाइनल कितना हो जाएगा बच्चों, W इनिशियल कितना है 2 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 इंटू टी की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, यानी 5 3 15 और 2 17 रेडियन पर सेकेंड। चलिए अब हमारे पास ये उस टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी आ गई है ना। अब यहां पर एंगुलर वेलोसिटी पता लग गई, ये रेडियस पता लग गया, तो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों 2 इंटू 17 यानी 34 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कराने का क्यों लॉजिक था, क्योंकि मोस्टली बच्चा क्या करता है, अरे v इक्वल्स टू r ओमेगा है, r भी गिवन है, ओमेगा भी गिवन है, फटाक से आंसर लिख देता है 4 मीटर पर सेकेंड। और ऑप्शन होता भी है बट वो गलत हो जाता है। तो आपको बिल्कुल बेसिक काइनेमेटिक्स यूज करना है, वो वाला जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, और उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर अल्फा आ गया तो हम कांस्टेंट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। तो हमें उस टाइम पर वो एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो और वी कैन इजीली गेट द आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं रियल काइनेमेटिक्स इन सर्कुलर मोशन। चलिए गाइस अब हम बात करेंगे रियल काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। और रियल काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन से पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं v ओमेगा अल्फा। ये हम लोगों ने अभी तक एनालाइज की है कि v की वैल्यू जो होती है वो r ओमेगा होती है, ओमेगा को हम d थीटा बाई dt भी लिख सकते हैं और अल्फा को हम d ओमेगा बाई dt भी लिख सकते हैं। बच्चों इस केस में जो हम सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोगों ने बोला है कि स्पीड चेंज हो रही है, चाहे वो कम होगी चाहे वो ज़्यादा होगी, बट वो स्पीड चेंज हो रही है। अगर स्पीड चेंज होगी तो बच्चों क्या होगा, सर स्पीड चेंज हो रही होगी तो ओमेगा भी चेंज हो रहा होगा। यानी सबसे पहले हमें क्या समझ में आया कि हमारा ओमेगा इज वेरिएबल। स्टेप बाय स्टेप समझना बच्चों, ओमेगा इज वेरिएबल। अच्छा अब क्या करें, अब बड़ा बेसिक है, इस वाले टॉपिक में प्योरली वेक्टर एनालिसिस आपको आना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा किसी भी वेक्टर को लिखने का क्या तरीका होता है, किसी भी वेक्टर को अगर हम लिखेंगे ए वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, हमें आता है। अब हमने क्या माना बच्चों कि कोई भी पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ये रहा, ये उसका ओरिजिन मान लिया हम लोगों ने O, O, ये उसका रेडियस हो गया बच्चों r, ठीक है ना। किसी भी इंस्टेंट पर मान लेते इनिशियली एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल यहां पर है A पॉइंट पर है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब किसी भी टाइम t पर हमने माना कि लेट से वो पार्टिकल P पोजीशन पर पहुंच चुका है, ठीक है। अब P पोजीशन पे पहुंचा है तो उस t टाइम पे एट t इक्वल टू t सेकेंड,
तो उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, ये उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा। अगर मैं टी की वैल्यू को कम लूंगा तो थीटा कम हो जाएगा, टी की वैल्यू को ज्यादा लूंगा तो थीटा ज्यादा हो जाएगा, यानी थीटा भी वेरिएबल है, यानी थीटा इज ऑल्सो वेरिएबल। प्लीज पे अटेंशन बच्चों, हम लोगों ने यहां से दो चीजें देखा, ओमेगा और थीटा मेरे इस केस में वेरिएबल है। अब क्या होगा, अब एक बार बताओ बच्चों, जब भी ये पार्टिकल पी पॉइंट पर था, क्या मैं उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं? पोजीशन वेक्टर हमें लिखना आता है कि सर इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। इफ दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे एक्स कोमा वाई। तो मैं पोजीशन वेक्टर कैसे लिख सकता हूं? ध्यान से सुनना बच्चों, आर वेक्टर दिस इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। लेकिन हमें गिवन क्या है बच्चों, हमें तो गिवन से रेडियस है, तो क्या मैं आर वेक्टर को रेडियस को मैं एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं? हाँ, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो इस आर का ये वाला कंपोनेंट एक्स वाला कौन सा हो जाएगा बच्चों? थीटा वाला, आर कोस थीटा। और ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों? वाई आर साइन थीटा। तो मैं आर वेक्टर को लिख सकता हूं पोजीशन वेक्टर दिस इज इक्वल टू आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ये मेरे पास इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आ गया एट टी टाइम, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर एट टी टाइम। चलिए, दिस इज पोजीशन वेक्टर। अब एक बात और बताइए बच्चों, जो कि इसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो यानी यहां पर एक्सेलरेशन का रोल आ गया, है ना। अब मैंने क्या माना, ध्यान से सुना बच्चों, जो कि ये पार्टिकल मेरा घूम रहा है, तो मैंने ये माना कि इसके जो ये टेंजेंट के अलोंग मैंने एक यूनिट वेक्टर मान लिया ई कैप टी। ई कैप टी क्या है बच्चा? यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल, टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर मान लिया मैंने। ई कैप टी क्या बच्चों? यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। ध्यान से सुनना, चलो। और एक वेक्टर मैंने मान लिया रेडियस के अक्रॉस, ये मेरे बन गया ई कैप आर। ई कैप आर समझ में आ गया? ई कैप का मतलब यूनिट वेक्टर और आर का मतलब रेडियल और टी का मतलब टेंजेंशियल। तो ये क्या हो गया बच्चों? यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल। लो जी, अब मुझे एक बात बताओ बस आप, अब जो कि ये टेंजेंश, ये भी वेक्टर है, तो वेक्टर की प्रॉपर्टी है बच्चों कि फ्री वेक्टर को हम मूव करा सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ना तो हम उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज करने वाले, लेकिन थोड़ा सा वेक्टर हमें अच्छे से समझना चाहिए। देखो ध्यान से, अब मैं अगर ये जो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर ई आर है, तो रेडियल लाइन के अक्रॉस ना, यहां से स्टार्ट करके मैंने इसको बना दिया ई आर यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों? जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, यानी ई आर का मैग्नीट्यूड है 1, यानी ये लेंथ है 1, ठीक है ना, ये लेंथ है 1, और ये एंगल कितना है बच्चों? थीटा माने हैं हम लोगों ने, थीटा। अब ध्यान से सुनो, यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है? यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं? ए कैप दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। लेकिन यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड ही 1 है, तो इसकी तो वैल्यू 1 होगी, यानी ये ए वेक्टर के बराबर होगा, है ना। अब क्या मैं इसका ए वेक्टर लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने इसका लिखा है पोजीशन वेक्टर का, ऐसे मैं इसका भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इसका ये लेंथ कितनी है बच्चों? 1। ध्यान से सुना, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 का ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा? 1 cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों? 1 sin थीटा, ठीक है ना। ध्यान से सुना, यानी मैं ई रेडियल, ई कैप रेडियल को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 cos थीटा आई कैप, 1 cos थीटा आई कैप प्लस 1 sin थीटा जे कैप। 1 लिखो ना भी लिखो तो भी चलेगा, यानी मैं लिख सकता हूं यूनिट वेक्टर रेडियल को cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। ध्यान से सुनना बच्चों, चलिए। अब इस रेडियल के ये टेंजेंशियल परपेंडिकुलर है, तो मैंने देखो पर इस पे परपेंडिकुलर बनाना है, ये बना दिया।
इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये वाली लेंथ भी 1 हो गई बच्चों, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, ये थीटा है तो ये कितना है बच्चों 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो ये थीटा, तो ये कितना बना बच्चों 90 माइनस थीटा। अब सुनो ध्यान से, क्या मैं इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल। ये 1 का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा 1, और ये थीटा वाली साइड cos थीटा में टूटेगी तो 1 cos ऑफ 90 माइनस थीटा, और ऊपर कितना चला जाएगा बच्चों 1 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। बच्चों ध्यान से देखना, अब अगर मैं टेंजेंट ई टेंजेंट को लिखूं, ई वेक्टर टेंजेंट को लिखूं, तो इधर है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो ये क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, 90 पे साइन चेंज हो जाता है, तो इधर है साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस साइन थीटा 90 क्या हो जाएगा cos थीटा जे कैप, यानी मुझे टेंजेंशियल वेक्टर आ गया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप। बोलो बच्चों, प्योरली वेक्टर एनालिसिस है, प्योरली वेक्टर एनालिसिस। लेकिन अगर समझ में आ गया तो मैं फिर कह रहा हूं सर्कुलर मोशन पे आप ये पीएचडी कर चुके होंगे। चलिए अब देखिए ध्यान से सुनना, अब क्या करें सर, मुझे तो क्या निकालना, मुझे तो वेलोसिटी निकालनी है सर्कुलर मोशन में, मुझे तो उसकी एक्सेलेरेशन निकालनी है सर्कुलर मोशन में, और मुझे पोजीशन वेक्टर गिवन हो गया। अब तो प्योर काइनेमेटिक्स है, पोजीशन वेक्टर गिवन है, वेलोसिटी चाहिए, तो क्या करो dr/dt करो। तो मुझे वेलोसिटी निकालनी है टी टाइम पर, इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, तो चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 डिफरेंशिएट कीजिए बच्चों, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चलो करो, तो dr वेक्टर डिवाइडेड बाय dt, ये क्या बना बच्चों वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना बच्चों। देखिए अब क्या बना, अब ध्यान से सुनना बच्चों, r तो रेडियस है, रेडियस तो कांस्टेंट है, लेकिन हम लोगों ने क्या बोला थीटा और ओमेगा दोनों वेरिएबल है। अब ध्यान से देखना, r को बाहर लेके आ जाओ, cos थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos का माइनस साइन थीटा, ये तो cos का हुआ है बच्चों, r इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, हमें r विद रेस्पेक्ट टू थीटा नहीं करना, हमें क्या करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अब यहां पे थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों d थीटा बाई डी टी प्लस r वहां पर कॉमन रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा बच्चों cos थीटा, और थीटा का फिर क्या हो जाएगा d थीटा बाई डी टी, ये आई कैप हो गया और ये जे कैप हो गया। देखो अब ध्यान से प्लीज पे अटेंशन, डी थीटा बाई डी टी क्या होती है, डी थीटा बाई डी टी हमें पता है ओमेगा होता है। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एनालाइज कराऊं आपको, वेलोसिटी वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू डी आर वेक्टर बाई डी टी, दिस इज इक्वल्स टू, अब देखिए आर और डी थीटा बाई डी टी दोनों में से कॉमन ले लो, आर डी थीटा बाई डी टी दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप, cos थीटा जे कैप। अब ध्यान से सुनना बच्चों, देखो ध्यान से, अब ये क्या बना डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, ठीक है ना। हाँ अब ये देखो क्या बना माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप। अरे सर ये तो यूनिट वेक्टर बना टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर बना, यानी मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना बच्चों, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 को देखो, फोर्थ इक्वेशन को देखिए क्या लिखा मैंने, आर डी थीटा बाई डी टी क्या लिखा ओमेगा, और इस पूरे की जगह मैंने लिख दिया ई कैप टी। देखो सर यही तो पढ़ते आए थे हम, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ध्यान से सुनना, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, यहां से क्या चीज समझ में आई हमें कि जो वेलोसिटी चेंज होगी ना वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी।
केवल और केवल टेंजेंशियल डायरेक्शन में, बस दैट्स इट। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? चलिए अब एक बार इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको रब करके ना आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो देखिए क्या हुआ। ए नेट, थोड़ा जल्दी से करना बच्चों, माइनस बाहर ले लिया, आर बाहर ले लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन करो बस। ओमेगा कांस्टेंट साइन थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और थीटा का डी थीटा बाई डी टी, प्लस साइन थीटा सेम, ओमेगा का डी ओमेगा बाई डी टी, इसके साथ आई कैप। ठीक है, प्लस सिमिलरली अब यहां पे करो, आर को ले लो कॉमन बचे, ओमेगा कांस्टेंट कॉस का माइनस साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी, प्लस कॉस थीटा एज इट इज डी ओमेगा बाई डी टी, और इसके साथ लिखो जे कैप। ध्यान से सुना बच्चों, कोई गलती ना हो। इधर देखना, माइनस, अब डी थीटा बाई डी टी क्या है? ओमेगा, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या है? अल्फा। इसको अल्फा लिखो, इसको ओमेगा लिखो, इसको ओमेगा लिखो, इसको अल्फा लिखिए। चलिए अब देखिए क्या बना, माइनस, कोई गलती ना हो बच्चों, ध्यान से देखना, माइनस आर ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा, माइनस आर अंदर चला जाएगा तो माइनस आर अल्फा साइन थीटा, आई कैप यहां पर भी आएगा और यहां पर भी, दोनों के साथ आई कैप आ जाएगा। ठीक है ना। अब इधर देखिए, प्लस माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा जे कैप, जे है दोनों के साथ, प्लस आर अल्फा कोस थीटा जे कैप। अब ध्यान से देखना, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं दोनों में से, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहां पे बचा कोस थीटा आई कैप, यहां पे बचा साइन थीटा जे कैप, तो यहां पे क्या बचा बच्चों? कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है ना। अब देखना, यहां से माइनस आर अल्फा और यहां से आर अल्फा, दोनों में से, इन दोनों में से देखो, अगर मैं आर अल्फा कॉमन ले लूं तो मैंने आर अल्फा कॉमन ले लिया, प्लस आर अल्फा कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां से क्या बचा बच्चों? कोस थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही हो गया। अब ध्यान से देखो, जो हम लोगों ने अभी अभी यूनिट वेक्टर जो माने थे, ये यूनिट वेक्टर क्या था? ई, जल्दी बोलो, cos थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, जल्दी बताओ कौन सा वेक्टर था ये? अरे सर, ये तो हमारा रेडियल वेक्टर था, ई आर कैप, और ये कौन सा था बेटा? टेंजेंशियल, है ना, ई टी कैप। देखो तो ए नेट एक्सेलेरेशन कितना आ गया बच्चों? ए नेट, ध्यान से सुनना, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर प्लस आर अल्फा, और ये कितना आ गया बच्चों? ई कैप टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा देख के। देखो अब ध्यान से सुनना, ई आर रेडियल के अक्रॉस, यानी जो हम लोगों ने सर्कुलर मोशन माना था, उस सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में माना था और ये एक माना था इस डायरेक्शन में। अब देखिए, ई आर मैग्नीट्यूड कितना है? आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन किसके अलोंग? रेडियल, तो हम लिखेंगे इसको ए आर। ये कौन है बच्चों? एक्सेलरेशन ही है ये भी, लेकिन किसके अलोंग? ई टी, यानी टेंजेंट के अलोंग, इसको लिखेंगे हम ए टी। अब प्लीज पे अटेंशन, ध्यान से सुनना बच्चों, तो इसका मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव में आया तो ए टी ही रहा, इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव आया तो एक्सेलरेशन बाहर नहीं है, एक्सेलरेशन किधर है बच्चों? अंदर की तरफ, टूवर्ड्स द सेंटर, तो इसको हम बोलते हैं एसी, इसको हम बोलते हैं एसी। अब ध्यान से सुना, एसी का फॉर्मूला अगर मैं मैग्नीट्यूड वेक्टर मैग्नीट्यूड देखूं तो क्या हो गया बेटे? आर ओमेगा स्क्वायर, याद कर लेना,
और एटी का देखो, एटी का क्या हो गया बच्चों, आर इंटू अल्फा। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, बच्चे मोस्टली रट लेते हैं कि अल्फा दिस इज इक्वल टू ए बाय आर। अरे भाई ये ए बाय आर नहीं है, ए टी बाय आर है। अल्फा इज नथिंग बट ए टी बाय आर। अब याद करो ए टी क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, और यही टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पीड को बढ़ाने और घटाने के लिए। और जो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है आर ओमेगा स्क्वायर, ये केवल और केवल डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो अल्फा यहां पर नहीं है, अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन में है, ठीक है ना। और सर्कुलर मोशन में अल्फा हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन तो हर सर्कुलर मोशन में जरूरी है। तो याद करो वो क्वेश्चन जो हमने पूछा था, इन सर्कुलर मोशन अल्फा इज मस्ट, तो आंसर क्या था, ना, इट इज नॉट नेसेसरी। क्या नेसेसरी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इज नेसेसरी इन ईच एंड एवरी सर्कुलर मोशन। ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, ये हो सकता है मिले और हो सकता है ना भी मिले। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया तो नहीं मिलने वाला है ना। तो यही तो चीजें थी जो हम लोगों को पता था। देखिए हालांकि ये वाला प्रूफ इतना नेसेसरी नहीं है, बट दिस प्रूफ गिव्स यू अ फील अबाउट एटी एंड एसी। अब हमें समझ में आ गया कि कौन सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है, कौन टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है। अच्छा दूसरी चीज यहां से देखें, ध्यान से सुना बच्चों, मैग्नीट्यूड वाइज अल्फा किसको चेंज करेगा, टेंजेंट को। टेंजेंशियल डायरेक्शन एटी, फॉर्मूला भी ऐसे ही रटना, अल्फा इज नथिंग बट ए बाय आर नहीं, एटी बाय आर, एटी बाय आर, एटी बाय आर। और एटी का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, एटी का मैग्नीट्यूड है आर इंटू अल्फा। एटी का मैग्नीट्यूड कितना है, आर इंटू अल्फा। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो पूरा फील वाला पोर्शन था। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो लेक्चर के बाद जब भी फ्री हो जाओ एक बारी खुद करना, डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, दैट्स इट। फिर कुछ भी इशू नहीं है, आप लोगों को वेक्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो अब हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। हम लोग समझ में आ गया कि एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आएगी और एक रेडियल एक्सेलेरेशन आएगी, है ना। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होती है, अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, दैट्स इट। अब देखो ध्यान से, अब हम बात करें यूसीएम और एनयूसीएम में, तो हम लोग हालांकि पहले ही लेक्चर में इसका एनालिसिस कर चुके थे, लेकिन अभी भी समझ लीजिए कि भैया स्पीड हमेशा, वेलोसिटी हमेशा वेरिएबल रहेगी, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट रहेगा तो इस मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन ही टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कहलाया जाएगा बच्चों। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा की वैल्यू 0, अल्फा की वैल्यू 0 पक्का ना, क्यों, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तो अल्फा 0 हो जाएगा। लेकिन ए नेट का फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को, हम लोगों ने देखा था ए नेट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एटी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। लेकिन एटी तो 0 है, तो एटी को 0 है, तो एटी 0 है, तो ए नेट ही हमारे पास एसी के बराबर हो जाएगा इन केस ऑफ सेंट्रीपिटल, इन केस ऑफ यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और जिसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब एनयूसीएम की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी तो वेरिएबल रहेगा ही रहेगा, लेकिन इस केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल रहेगा, और मैग्नीट्यूड वेरिएबल रहेगा तो ओमेगा भी वेरिएबल होगा, ओमेगा भी वेरिएबल होगा तो एटी आएगा, अल्फा भी आएगा, अल्फा यहाँ पर 0 नहीं होगा। तो इस केस में ए नेट दोनों का ही कंपोनेंट का समेशन आने वाला है। अब इन्हीं के बेसिस पे हम लोग एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। अब एक तो चीज समझ में आ गई ना कि जब भी सेंट्रीपिटल या सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो टेंजेंशियल एक तो ये डायरेक्शन होगा जिसमें एटी होगा, और एक सेंटर के टूवर्ड्स एसी होगा, और इन दोनों का नेट रिजल्टेंट यहां कहीं पर होगा बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लो, ये ए नेट होगा। बस ये पिक्चर आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया कि ये कोई भी एक रॉड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, ये पार्टिकल ए है, इसका जो ये मूव कर रहा है ये 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इसका अल्फा है। अल्फा कांस्टेंट है, ध्यान रखना अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है तो हम वो तीनों इक्वेशंस का भी यूज कर सकते हैं। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए नेट एंड ए आर।
अभी हमें ए नेट और ए आर के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है आफ्टर 2 सेकेंड्स। अच्छा क्वेश्चन। तो अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले भैया ए नेट कैसे निकालेंगे, तो मुझे ए टी पता होना चाहिए और ए सी पता होना चाहिए। ध्यान से सुना, ए टी चेंज होगा, ए सी की वैल्यू तो क्या होती है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। इनिशियली 0 मान लेते हैं, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 मान लेते हैं। चलो अब देखना ध्यान से, प्लीज पे अटेंशन। ए सी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर, बेटे आर की वैल्यू 1 मीटर है। अब हमें ओमेगा कैलकुलेट करना है कितने सेकंड में, 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद। तो कौन सा इक्वेशन यूज करें बच्चों, देखो ओमेगा फाइनल दिस इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा इनिशियल 0, अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है बच्चों, और 2 सेकंड के बाद है टी की वैल्यू भी, तो ओमेगा फाइनल तो आ गया बच्चों 4 रेडियन पर सेकेंड। चलिए तो ओमेगा फाइनल हमें पता लग गया, यानी ए सी तो हमें पता लग गया। ए सी कितना आ गया बच्चों 4 का स्क्वायर यानी 16, आर की वैल्यू 1 है, इंटू 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, हमें भैया ए टी भी चाहिए, और ए टी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, अल्फा इंटू आर। ए टी का फॉर्मूला देखो बच्चों, अल्फा इंटू आर। अल्फा की वैल्यू बच्चों 2 और आर की वैल्यू बच्चों 1, यानी ये आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए यानी अगर हम बात करें ए टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू अभी अभी कितनी निकाली बच्चों 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। अब हमसे पूछा क्या है, ये निकले ना ए नेट, तो ए नेट और ए सी, ए नेट और ए रेडियल के बीच का एक्सेलेरेशन हमें वो चाहिए एंगल, तो हमें ये एंगल निकालना है, ये थीटा हमें चाहिए। अब तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आ गया, ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 80, ये भी कितना हो जाएगा 80। चलो तो टेंजेंट थीटा कितना आ गया बच्चों, टेंजेंट थीटा कितना आ गया बच्चों, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 80 बाय AC यानी 2/8 यानी 2/16 यानी 1/8। लो तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, टेंजेंट इनवर्स 1/8। लीजिए बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ में आ गया तो समझ में क्या रखना है, बस 80 AC अल्फा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, दैट्स इट। अल्फा आर 80 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर AC हो जाएगा। अल्फा चेंज होगा तो आपके पास 80 भी चेंज होता चला जाएगा, और अल्फा के कारण ओमेगा भी चेंज होता चला जाएगा, तो AC भी वेरिएबल होता चला जाएगा। अगर UCM के बारे में बात करेंगे तो अल्फा 0 तो 80 0, और ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा कांस्टेंट आर कांस्टेंट, तो AC भी कांस्टेंट ही रहने वाला है। और किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए AC रिस्पॉन्सिबल होता है, वो तो होगा ही होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसी के बेस पे एक और बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है ना। देखिए बच्चों सेम क्वेश्चन है, अभी वाले पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एंगल निकाला था। अभी हमें एंगल दे दिया है और हमसे पूछा गया ऐसा कब होगा, यानी वी हैव टू कैलकुलेट टाइम। बड़ा बेसिक सा फंडा है, सिंपल। मैं कह रहा हूँ आपको अगर सब चीज़ें पता है, AT की वैल्यू है अल्फा इंटू आर और AC की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। देखना ध्यान से, अल्फा गिवन है, रेडियस गिवन है, सब चीज़ें गिवन है, तो हम लोगों को टेंजेंट थीटा पता होना चाहिए 80/AR, दैट्स इट। और AR को ही हम AC भी लिख देते हैं ना, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। लो ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, तो मैं टेंजेंट थीटा की वैल्यू को अगर मैं रखूँ 80 की वैल्यू यानी अल्फा आर, और AC की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर, तो आर विल कैंसिल आउट बच्चों, तो यानी अल्फा बाय ओमेगा स्क्वायर। अल्फा में गिवन है, ओमेगा हम निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, ओमेगा फाइनल दिस इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, प्लस अल्फा इंटू टी। लो जी आ गया आंसर। तो ओमेगा इनिशियल कितना है, ओमेगा इनिशियल 0 था हमारा, ओमेगा इनिशियल कितना था बच्चों 0, तो ओमेगा फाइनल को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू टी। लो सर आगे रख दीजिए वैल्यू, तो टेंजेंट थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, टेंजेंट थीटा हो जाएगा अल्फा बाय ओमेगा स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अल्फा अल्फा विल कैंसिल आउट, तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1/अल्फा इंटू टेंजेंट थीटा। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, √1/अल्फा इंटू टेंजेंट थीटा। चलिए
तो टी की वैल्यू देखिए बच्चों 1 बाई अल्फा की वैल्यू 2 है हमारे पास और टेंजेंट 45 1, यानी 1/√2 सेकेंड के बाद वो एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। किस किस के बीच में बच्चों? ए नेट और रेडियल एक्सेलेरेशन के बीच में। तो मैं तो सिंपली बात कह रहा हूं कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, डेटा गिवन है, एंगल निकालना वो भी निकाल सकते हैं, एंगल गिवन है, टाइम निकालना है वो भी निकाल सकते हैं। चलिए इसका ना एक क्वेश्चन करते हैं वेरिएबल एक्सेलेरेशन पे, दिल खुश हो जाएगा। अच्छा वेरिएबल एक्सेलेरेशन का मतलब क्या मैं वही तीनों इक्वेशन यूज कर सकता हूं? नहीं 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 सर, यहाँ तो हम प्योरली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करने वाले। चलिए कर लेते और दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। चलिए स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अब एक्सेलेरेशन देखिए, एंगुलर एक्सेलेरेशन 2t यानी वेरिएबल है, रेडियस 2 मीटर गिवन है, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ए आफ्टर 2 सेकेंड, इसकी एक्सेलेरेशन निकालनी है हमें 2 सेकेंड के बाद, और ओमेगा इनिशियल 0 है। अच्छा जब भी ऐसा गिवन तो अब बताओ क्या निकाले हमें? टेंजेंशियल पूछा गया है, रेडियल पूछा गया है, या ए नेट पूछा गया है? हाँ ए नेट हमें कैलकुलेट करना है, और ए नेट का फॉर्मूला हमें पता है बच्चों, ए नेट का फॉर्मूला हमें पता है बच्चों, क्या है बताओ जल्दी? AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, और AT कितना है बच्चों? अल्फा इंटू आर, और AC कितना है बच्चों? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब देखो ध्यान से, AT की वैल्यू बात करते 2 सेकेंड के बाद, तो AT तो हमें समझ में आ गया 2 इंटू टी, तो T की वैल्यू पुट कर दो बच्चों अल्फा इंटू टी, और अल्फा है बच्चों 2 इंटू टी इंटू 2 है ना, और 2 सेकेंड के बाद है तो 2 इंटू 2 4 इंटू 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। लो जी 80 तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब हमें करना क्या है? हमें तो निकालना है बच्चों AC, और AC के लिए हमें ओमेगा चाहिए। इनिशियली ओमेगा कितना है? 0, तो 2 सेकेंड के बाद ओमेगा फाइनल निकालो पहले, तो ओमेगा इनिशियल प्लस 2t है ना, अल्फा इंटू टी। अब ये बताओ क्या ये वाला फॉर्मूला लगा के मैं ओमेगा फाइनल निकाल सकता हूं क्या? सभी बच्चे बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि भैया ये वाला फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट। और यहां तो साफ पता लग रहा है सर जैसे जैसे टाइम चेंज होगा अल्फा चेंज होगा, तो ये वाला फॉर्मूला गलती से भी नहीं लगाएंगे। तो अब क्या करें? तो कुछ नहीं करते हम लोग, अल्फा की वैल्यू को देखो 2t है, और अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? डी ओमेगा बाई डी टी, दिस इज इक्वल्स टू 2t। अरे ये वही 30 रिलेशन में से एक फंक्शन है बच्चों। चलिए तो डी ओमेगा दिस इज इक्वल्स टू 2t इंटू डी टी। आप बच्चों लिमिट पुट कीजिए, t इक्वल्स टू 0 पर ओमेगा इनिशियल था मेरा 0, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे हमें ओमेगा फाइनल कैलकुलेट करना है। इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो यहाँ पर ओमेगा आ गया, यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? 2 बाहर लेके आ जाओ, टी स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 विल कैंसिल आउट, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4 रेडियन पर सेकेंड। लो अब हमें तो ये निकालना है बच्चों, देखो अब इसका कैसे निकालेंगे? तो ए नेट कितना आ गया बच्चों? अंडर रूट ऑफ 80 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बोले तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर। ओमेगा कितना है? 4, यानी 4 का स्क्वायर यानी 4 की पावर 4, और आर का स्क्वायर, आर कितना बच्चों? 2, यानी 2 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें से हमें क्या, अगर हमें ध्यान से देखें तो 8 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा हमारा, 8 स्क्वायर कॉमन आ गया यानी 8 बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा हमारे पास 16, तो ये आ गया बच्चों 8 अंडर रूट 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लीजिए ये आपका एक्सेलेरेशन आ गया। बड़े बेसिक से क्वेश्चन है बच्चों, बस आपको याद रखना है कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, उसके बेस पे आप लोगों को इक्वेशंस का यूज करना होगा या इंटीग्रेशन का यूज करना होगा। आई होप आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। मैं फिर कह रहा हूं बिल्कुल कोर था बच्चों सर्कुलर मोशन का, अगर समझ में आ गया है, प्योरली वेक्टर्स और इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का यूज था, समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो एक बार रिपीट करके देखना, बहुत प्यार से लेक्चर समझ में आ जाएगा, और इसके बाद आपको सर्कुलर मोशन में डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप मोटिवेटिंग अस। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।